वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप काम करते हो 3D सॉफ्टवेयर्स पर लाइक सॉलिडवर्क, कैटिया, प्रोई, एनसिस, फ्यूजन, एबेकस, ये सारे के सारे 3D सॉफ्टवेयर, डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पर आप काम करते हो तो उन सॉफ्टवेयर्स को रन करने के लिए हमें एक अच्छे कंप्यूटर की ज़रूरत होती है जिसमें अच्छे कंपोनेंट लगे हों जो उस सॉफ्टवेयर्स को अच्छे से रन कर पाएँ। सॉफ्टवेयर चल तो मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन में भी जाता है, अगर आपके पास 2 GB रैम है तो भी चल जाएगा, बट वो अच्छे से काम नहीं करता। अगर आप इन सारे सॉफ्टवेयर्स पर काम करते हो जो कि डिज़ाइनिंग में और एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर्स को चलाने के लिए मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन या फिर जो मीडियम कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, तो बजट में रहते हुए हम आपको वो सारे कंपोनेंट इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी शेयर करूंगा कि मेरा जो कंप्यूटर है जिस पर मैं काम करता हूं उसकी क्या स्पेसिफिकेशन है और उसमें क्या क्या कंपोनेंट किस किस तरीके से लगाए। जो पीसी कंपोनेंट मैंने सिलेक्ट किए हैं इस वीडियो में, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं पहले कंपोनेंट के बारे में, है जो कि है हमारा प्रोसेसर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मैंने सिलेक्ट किया है AMD का Ryzen 7 2700 डेस्कटॉप प्रोसेसर, जिसमें आपको मिलती हैं 8 कोर्स मिलती हैं और आपको यहाँ पर मिलती है 4.1 गीगाहर्ट्ज़ की बूस्ट फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर आप कहोगे कि आपने थर्ड जनरेशन क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि AMD का थर्ड जनरेशन आ गया है। अभी मैंने बात की, हम वो कंपोनेंट इस वीडियो में दिखाएंगे जो कि आपके बजट में आ जाएंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड जनरेशन, वो अब आपको 14,600 में मिल जा रहा है विद होम डिलीवरी। जबकि ये प्रोसेसर जब लॉन्च हुआ था तो ये करीब 30 से 32 हज़ार रुपये के करीब ये लॉन्च हुआ था। अब इसका प्राइस जो है 14,600 आ गया है जैसे ही इसका थर्ड जनरेशन लॉन्च हुआ है। अगर आप इसी का थर्ड जनरेशन लेते हैं, सपोज Ryzen 7 का थर्ड जनरेशन, तो वो अभी भी आपको 25,000 से ऊपर का ही पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ बजट कंपोनेंट की, इसलिए मैंने वो कंपोनेंट चूज़ किए हैं जो आपके बजट में भी आए और जिसमें आप अच्छी खासी सिमुलेशन वर्क और डिज़ाइनिंग वर्क कर पाएँ। तो यहाँ पर ये प्रोसेसर जो है वो 4.1 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर आता है, जो कि मल्टी कोर प्रोसेसिंग में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इंटेल जो है उसका सिंगल कोर बेंचमार्क्स ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू AMD, जो कि गेमिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। बट मल्टी कोर टास्किंग में या मल्टीटास्किंग में, जिसमें मल्टी कोर आपके यूज़ होते हैं एक साथ, उसमें हमारा AMD बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इसीलिए मैंने सिमुलेशन के लिए और डिज़ाइनिंग के लिए ये वाला प्रोसेसर चूज़ किया है। तो आप अगर चाहें तो इसके X वर्जन पे भी जा सकते हैं, वो 2-3 हज़ार रुपये और महंगा है, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि यही प्रोसेसर आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है हमारा रैम। यहाँ पर जो मैंने चूज़ की है वो चूज़ की है कोर्सर की Vengeance LPX। ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकने वाली रैम है, इवन इंडिया में ही नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बिकती है। और यहाँ पर जो मैंने रैम यूज़ की है वो यूज़ की है हमारी 32 मेगाहर्ट्ज़ वाली। ओके, तो जहाँ पर जो मैंने रैम यूज़ की है वो है कोर्सर की Vengeance LPX, जो कि 32 मेगाहर्ट्ज़ की है। अब होता क्या है, जितनी आपकी ये मेगाहर्ट्ज़ होती है उतनी ही रैम आपकी फास्ट काम करेगी, उतना ही प्रोसेसर को कम टाइम लगेगा डेटा को एक्सचेंज करने में। तो ये जो रैम है वो आपको 8,000 के करीब मिल जाएगी। अगर आप ऑफलाइन जाओगे तो थोड़ी और सस्ती मिल जाएगी, बट अमेज़ॉन पर आपको इतने प्राइस में मिल जा रही है। 16 GB की रैम मैंने इसलिए सेलेक्ट की, अगर आप फ्यूचर में चेंज करना चाहो, अपग्रेड करना चाहो तो आप इजीली कर सकते हो। उसमें क्या होगा, आप एक और 16 GB की रैम लाकर अपने दूसरे स्लॉट में लगा दीजिएगा और आपकी 32 GB रैम हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब बात कर लेते हैं अगले कंपोनेंट के बारे में, जो कि है हमारा मदरबोर्ड। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो मैंने यहाँ पर मदरबोर्ड चूज़ किया है वो चूज़ किया है MSI का B450 Pro VDH गेमिंग मदरबोर्ड। ये आपका गेमिंग मदरबोर्ड है। गेमिंग से मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसमें गेमिंग ही हो सकती है। गेमिंग इसलिए लिखा जाता है क्योंकि गेमिंग में जो है आपका प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ होता है, सारे कंपोनेंट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जिससे हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरीके से सिमुलेशन में भी होता है, जब आप कोई CFD का सिमुलेशन कर रहे हो जो आपका 4-4 5-5 घंटे तक सिमुलेशन चलती रहती है, उसमें आपके कंपोनेंट बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए हमने यहाँ पर एक मदरबोर्ड चूज़ किया है जो कि है B450। MSI का है, तो जाहिर सी बात है MSI बहुत फेमस कंपनी है। और ये वाला मदरबोर्ड हमने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 4 रैम स्लॉट मिल जाते हैं, यानी कि जो आपको फ्यूचर प्रूफ बना देता है। इन फ्यूचर अगर आप चाहें कि मुझे इसमें और रैम ऐड करनी है, मेरा इतनी रैम से काम नहीं चल रहा क्योंकि जो मुझे डिज़ाइन बनाना है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और रैम जो है मेरी पूरी फुल हो जाती है अगर मैं कोई और काम करता हूँ साइड बाय साइड। सपोज़ मैं मोजिला यूज़ करता हूँ, मैं क्रोम यूज़ करता हूँ और मेरी सिमुलेशन भी साइड में चल रही है, तो होता क्या है उस केस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम
हो जाती है, कंप्यूटर थोड़ा हैंग कर जाता है या फिर जो ऑप्शन है वो थोड़ा लेट ओपन होते हैं, उस केस में आप क्या करेंगे, तो आप इसमें रैम और इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है हमारी SSD। अब SSD हम यहाँ पर क्यों यूज़ कर रहे हैं, SSD होता क्या है, SSD आपके बूट टाइम को कम कर देती है, यानी कि अगर आप सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, उसमें किसी एप्लीकेशन को डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो वो भी बहुत जल्दी ओपन हो जाएगी। सपोज और कोई सिमुलेशन रन करते हैं तो वो सिमुलेशन और वो सॉफ्टवेयर भी बहुत ईजिली काम कर पाएगा। जो ये जो SSD होती है कम से कम 10 टाइम्स जो है फास्टर होती है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो हार्ड डिस्क होती है, जो आपने बड़ी सी देखी होगी, वो इसलिए क्योंकि ये जो SSD है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का यूज़ करके बनी होती है, जबकि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो मैकेनिकल होती है। तो यहाँ पर हम बजट में रहते हुए एक छोटी SSD यूज़ कर रहे हैं जो कि सिर्फ 120 GB की है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 120 GB हमने इसलिए लिया है, अगर आपका बजट कम है तो आप 120 SSD डेस्कटॉप में लगा लीजिएगा और उसमें सारे के सारे जितने भी आपके सॉफ्टवेयर हैं और जो आपकी विंडो है वो सब आप इसी SSD में इंस्टॉल कीजिएगा। उससे क्या होगा, जो आपके सॉफ्टवेयर हैं बहुत अच्छे से रन करेंगे और आपका जो बूट टाइम है वो भी कम हो जाएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, नॉर्मल सी बात है, वो तो पढ़नी ही है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, एक और उसमें हार्ड डिस्क लगा लीजिएगा, जो कि ये वाली है वेस्टर्न डिजिटल की 1 TB की हार्ड डिस्क है। ये बहुत अच्छी हार्ड डिस्क है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली हार्ड डिस्क है, 7200 RPM पर रन करने वाली यही आपको लगानी है, जो कि 7200। इसमें एक कम वाली भी आती है, 54,000 RPM पर रन करने वाली भी आती है, वो थोड़ी सस्ती रहती है बट वो थोड़ी स्लो होती है। इसके बाद अपना नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा पावर सप्लाई। ये है जो सबको पावर सप्लाई करता है। तो हम यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा 550 कोर्सर की 550 वॉट पावर सप्लाई। कोर्सर की पावर सप्लाई हमने इसलिए चूज़ की है, जो मशीन कंपोनेंट हमने, जो PC कंपोनेंट हमने चूज़ किए हैं उसके अकॉर्डिंग ये सबको रिक्वायर्ड अमाउंट में पावर सप्लाई कर देगा। नेक्स्ट है हमारा, वो है हमारा कोर्सर की तरफ से आने वाला PC कैबिनेट। ये भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैबिनेट है। यहाँ पर जो है आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इसमें आप 5 फैन अटैच कर सकते हो, यानी एक्सटर्नल कहीं से परचेस करने के बाद आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, जिससे आपका क्या होगा, जो हीट डिसिपेशन है वो अच्छे से हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक इनबिल्ट फ़ैन इसके अंदर ऑलरेडी मिलता है, जो कि यहाँ फ्रंट में होता है, और आप इसके अलावा इसके टॉप पर भी फ़ैन लगा सकते हो और इसके पीछे की साइड भी जो है आप फ़ैन इंसर्ट कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं हम ग्राफिक कार्ड के बारे में। तो ग्राफिक कार्ड जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो है हमारा Zotac का 1050 Ti, बट ये थोड़ा ओल्डर वर्जन है। इसका नाम आपने सुना होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस ग्राफिक कार्ड है, जो कि आपको 4 GB रैम प्रोवाइड कराता है और अच्छे खासे गेमिंग भी करवा देता है। इवन जो हमारे जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आपको अलग ग्राफिक कार्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो गेमिंग वाले ग्राफिक कार्ड होते हैं, जैसे कि ये Zotac हो गया, MSI का हो गया, गीगाबाइट का हो गया, वो आप खरीद सकते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट कोशिश कीजिएगा कि 4 GB ही रहे। 1050 Ti की ये ओल्डर वर्जन है। इसके बाद जो इसका अपग्रेड वर्जन आया है GTX की तरफ से, तो वो है हमारा GTX का 1650। आपको यहाँ दिख रहा होगा GTX, GeForce GTX का 1650। आप कंपनी कोई सी भी ले सकते हैं, गैलेक्स भी ले सकते हैं, Zotac भी ले सकते हैं, गीगाबाइट भी आता है इसमें। तो ये है हमारा ग्राफिक कार्ड, जो कि आपको 12,500 में ईजिली मिल जाएगा। इसके अलावा आप गीगाबाइट का RX 570 भी बहुत अच्छा ग्राफिक कार्ड है। ये भी आपके सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स को बहुत अच्छे से रन करेगा। इवन आप इस पर गेमिंग भी कर सकते हो। ये भी 4 GB रैम के साथ आता है। बट ये याद रखिएगा, ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है इसमें हीट ज़्यादा डिसिपेट होती है और ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है जो आपकी पावर सप्लाई है वो आपको थोड़ी बड़ी लगानी पड़ जाए, यानी कि आप कोर्सर या फिर किसी भी ब्रांड की 650 परचेस करनी पड़ जाए। यानी कि आपको जो आपने यहाँ पर 550 परचेस की है वो आपको 650 भी परचेस करनी पड़ सकती है। बट अगर आप नॉर्मल यही सारे स्पेसिफिकेशन यूज़ करते हैं जो मैंने लिए है एग्जैक्ट सेम, तो आपको 650 पर नहीं जाना पड़ेगा। तो ये थे हमारे PC कंपोनेंट्स जो कि बजट में रहते हुए सिलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद मैं अब आपको बताता हूँ कि जो मेरा जो कंप्यूटर है वो मैंने कितने में बिल्ड किया है, किस तरीके से अपग्रेड किया है और उसमें क्या परफॉर्मेंस मुझे मिलती है। तो ये है मेरा कंप्यूटर जो कि मैंने बिल्ड किया है, और ऑनेस्टली बोलूँ तो ये मुझे पड़ा है 8,000 रुपये का। बट इसके बाद मैंने इसमें कुछ अपग्रेड किए हैं
और वो अपग्रेड क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिएगा, ये है हमारा मदरबोर्ड, प्रोसेसर, ग्राफिक कार्ड और पावर सप्लाई। इसमें जो पावर सप्लाई आई थी वो थी बिल्कुल बेसिक वाली, वो जो 200-250 रुपये की मिलती है, वो पावर सप्लाई उसमें मिली थी उस कैबिनेट के साथ मुझे, जो कि अच्छे कंपोनेंट को रन करने के लिए ठीक नहीं है। इससे आपके कंपोनेंट भी ख़राब हो जाते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम तक कोई सिमुलेशन रन करते हो तो होता क्या है कि जो पावर सप्लाई है वो रिक्वायर्ड अमाउंट में पावर सप्लाई नहीं करता, जिससे आपका जो प्रोसेसर है, ग्राफिक कार्ड है, ये सारे कंपोनेंट अच्छे से काम नहीं कर पाते और कभी कभी वो पीसी को बंद भी कर देता है। तो इसलिए मैंने ये जो हमारा SMP है पावर सप्लाई यूनिट, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, मैंने भी वही परचेस किया है VS550 जो कि 500 वाट का है। इसके अलावा जो मैंने इसमें अपग्रेड किया है वो है हमारा ये ग्राफिक कार्ड। यहाँ आप देख पा रहे होंगे इसमें क्या है, यहाँ पर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। ये ग्राफिक कार्ड भी मैंने 1650 इसमें लगाया है, क्योंकि मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट 4 GB चाहिए ही होती है। 1050 Ti मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो गया था। अभी लेटेस्ट जो है वो यही वाला चल रहा था। आप कोई सी भी कंपनी का खरीद सकते हैं। ये GeForce का है, GTX 1650। आप Zotac या Galaxy का भी खरीद सकते, MSI का भी खरीद सकते हैं। ओके, तो इसके बाद ये सामने आपको दिख रहा होगा, इसमें लगा हुआ है एक मदरबोर्ड जो कि हमारा गीगाबाइट का है। इसका मॉडल नंबर है GAH61M S2P-R3। ये बहुत अच्छा मदरबोर्ड है अपने टाइम का। जब ये लॉन्च हुआ था उस टाइम पर ये बहुत महंगा मदरबोर्ड था। आप अभी भी इसको चेक करोगे तो ये मोर देन 4000 के करीब आपको मिल जाएगा। इसमें ये हमारा CPU फैन है। इसके पीछे जो है हमारा एक प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि है इंटेल का i5 3rd जनरेशन प्रोसेसर। और यकीन मानिएगा 8000 रुपये में ये सारी कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे रेट पे मिल जाती हैं, जिसमें ये 2 कंपोनेंट इनबिल्ट नहीं है। ये 2 कंपोनेंट मैंने बाद में लगाए हैं। एक तो हमारा पावर सप्लाई यूनिट है और एक हमारा ये है। हालांकि ये जो कंप्यूटर है वो पूरा वर्किंग में था, क्योंकि ये पहले जब मैं यूज़ करता था तो पुरानी वाली SMPS थी और उसमें ये ग्राफिक कार्ड नहीं था। होता क्या है, जो इंटेल के जितने भी प्रोसेसर हैं अभी तक, अब तो लेटेस्ट आने लगे हैं, पर पहले क्या था कि वो इनबिल्ट ग्राफिक कार्ड्स के साथ आते थे, बट वो आपको इतनी अच्छे से सॉफ्टवेयर को रन नहीं करवाते। अगर आप ज़्यादा अच्छे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स पे काम करना चाहते हो तो आपको एक ग्राफिक कार्ड लगाना ही पड़ता है। तो ये मैंने एक अलग से ग्राफिक कार्ड लगाया है और एक पावर सप्लाई यूनिट लगाई है। इसके साथ मुझे 1 TB की हार्ड डिस्क मिली थी। बट आप यहाँ देख सकते हैं इस जगह पर, अगर आपको दिख रहा हो तो लाइक हियर, ये यहाँ पर मुझे एक 1 TB की हार्ड डिस्क मिली थी। और इसके अलावा मैंने इसमें 2 और लगाई हुई हैं। एक है मेरी 120 GB की SSD, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये वाला, ये जो वायर जा रहा है ये SSD से कनेक्टेड है। इसके बाद जो उसके नीचे है वो है मेरी एक लैपटॉप की हार्ड डिस्क थी 120 GB की, वो मैंने लगाई हुई है यहाँ पर। इसके अलावा मेरी यहाँ पर एक 1 TB की हार्ड डिस्क है। तो ये 2 हार्ड डिस्क हैं और एक मेरी SSD है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर 1 रैम ये है और दूसरी 1 रैम ये है। ये हमारी 4 GB की 2 रैम स्टिक्स हैं। तो ये है मेरे ओवरऑल कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें मुझे कोई भी फ़ैन नहीं मिला था, बट मैंने इसमें 2 फ़ैन अलग से लगाए हुए हैं। एक आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपको ये दिख रहा होगा, जो कि एग्जॉस्ट फ़ैन है। बट इससे उतना अच्छा काम नहीं चल रहा था क्योंकि ये जो PC है ये पूरा बंद है। लाइक हियर, इधर से भी आप देख सकते हैं और हियर। इसके अलावा इसके जो साइड का पैनल है इसमें आपको यहाँ पर होल मिल जाते हैं, बट उसके बाद भी इसका जो एयर फ्लो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो मैंने क्या किया, एक और फ़ैन परचेस किया। और परचेस करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि कुछ होल्स हो रखे हैं। तो ये मैंने होल्स अपने आप से किए हैं, नहीं तो मुझे ये जो कैबिनेट है ये परचेस करना पड़ जाता न्यू अच्छे एयर फ्लो के लिए। तो ये मैंने होल्स किए हैं यहाँ पर। और इसके बाद इसके पीछे मैंने एक फ़ैन इनबिल्ट किया है, उसके लिए मुझे खोलना पड़ेगा। बट अगर हो सकता है तो शायद आपको दिख जाए, यहाँ से वो दिख रहा होगा आपको, हियर, लाइक हियर दिस साइड, पीछे की साइड, वो वहाँ पर आपको एक फ़ैन दिख रहा होगा। ये जो रेड वायर है इसके जस्ट पीछे, ये यहाँ पर मेरा एक फ़ैन है जो मैंने यहाँ पर लगाया है इस साइड अपनी और से। इससे होगा क्या कि जो मेरी एयर है वो यहाँ से मेरी इनटेक होती है, एयर ये यहाँ से इनटेक करेगा। इनटेक करने के बाद एयर यहाँ जाएगी, वो फ्रेश एयर हमारे यहाँ जो कंपोनेंट है, जो इनकी हीट है, उसको मिक्सअप करेगी। इसके बाद फिर वो इस वाले एग्जॉस्ट से बाहर निकल जाएगी, जिससे होता क्या है कि जो हमारा एयर फ्लो है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है। और एक छोटे से कैबिनेट के अंदर मेरे सारे कंपोनेंट बहुत अच्छे से फिट हो गए हैं।
जिसमें आपको अच्छा खासा एयर फ्लो मिल जाता है और अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल जाती है। मैंने प्रोसेसर को इसलिए अपग्रेड नहीं किया। अब आप कहोगे कि सर आप हमें तो बता रहे हो कि आप AMD का परचेस कीजिए प्रोसेसर, बट आप खुद जो है वो इंटेल का यूज़ कर रहे हैं। इंटेल का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो मैंने जो परचेस किए थे वो सेकेंड हैंड कंपोनेंट परचेस किए थे, और जिसके बेसिस पर मुझे जो है अच्छी खासी परफॉर्मेंस अभी मिल रही है। जो मैं जब सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर रन करता हूँ लाइक एनसिस, अगर मैं कोई CFD एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे जो फ्रिक्वेंसी मिलती है, जो मैक्सिमम बूस्ट फ्रिक्वेंसी मिलती है इसमें, वो मिलती है 4.1। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में प्रोसेसर में दिखाई थी, AMD का Ryzen 7 जो है 4.1 उसकी बूस्ट फ्रिक्वेंसी है, वो मुझे इसमें मिल जाती है ऑटोमेटिकली। और ये मेरा जो है क्वाड कोर प्रोसेसर है, इसमें मेरे पास 4 कोर्स हैं जो बहुत अच्छे से वर्क करती हैं। इसलिए मैं इस PC को अभी अपग्रेड नहीं कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर अगर मैं अपग्रेड करूँगा तो आई विल गो फॉर AMD डेफिनेटली। Thank you for watching. Please subscribe the channel for more related videos.